नमस्ते सबको। अब लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक होना शुरू हो गया है। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे मैं डिस्कशन करना चाहता था। ये अभी आजकल बहुत ज़्यादा मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात चल रही है। तो मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने इकट्ठा किए हैं, कैसे इंडियन इकोनॉमी डिटॉक्सिकेट होगी उस पर एक चर्चा करते हैं। इसके लिए थोड़ा पास्ट जानना ज़रूरी है, पहले क्या क्या हुआ है। हैज़ द इकोनॉमी बीन सेम एवरी टाइम? कभी कोई ट्रबल हुआ है, कभी टॉक्सिक हुई है? सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 कंट्रीज़ आज दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है। 3 कंट्रीज़ जिसने इंडिया को परेशान किया है, उसने इस दुनिया को परेशान किया है। ठीक है, कौन कौन सी वो 3 कंट्रीज़ हैं? ब्रिटिशर्स ने इंडिया को परेशान किया, पाकिस्तानियों ने किया और चाइनीज़ लोगों ने किया। ठीक है, अब वो भले ही हमारे पड़ोसी हैं और हमको परेशान किया, कोई हमारा पड़ोसी हमको परेशान किया, लेकिन अब दुनिया समझ गई है कि जो इंडिया को परेशान करता है वो दुनिया को परेशान करता है। अभी भी आप देखिए, जो इंग्लैंड है, यूके है, इसने ब्रेक्सिट क्यों किया? बेसिकली क्योंकि इसका जो यील्ड था ना, बॉन्ड, इसका जो लोन मिलता था सस्ते रेट पे मिलता था, और क्राइसिस में फंसते हो तो जो पिक्स इकोनॉमी है उसका लोड भी आपको लेना पड़ रहा है। एनी हाउ करेंसी स्वैप या फिर एनी हाउ आपके ऊपर भी वो लोड पड़ रहा है। तो वो निकल गया और अभी ये कोरोना वायरस आ गया। तो आप लोड शेयर करने को तैयार नहीं हो, नहीं, मतलब एक चालाकी वाली थॉट जो है ना। उसके बाद पाकिस्तान को देख लो, हमको परेशान किया, लोग सोचते थे हमको परेशान कर रहा है, बट लास्ट में हर तरीके का आतंकवादी वहीं मिलता है। उसके बाद अभी चाइना को देखिए, अभी चाइना भी लोग सोचते थे कि चाइना अच्छा कंट्री है, इंडिया को परेशान कर रहा है। अभी ऐसा वायरस निकाला, चाइना पहले सीपेक प्रोजेक्ट करके छोटी छोटी कंट्रीज़ को बर्बाद कर रहा था, लोन के जाल में फंसा रहा था। ऐसी बीमारी निकाला है कि अब सबको बैंकरप्ट कर दिया उसने एक झटके में। ठीक है, तो अब दुनिया को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इंडिया की जो परेशानी है वो इंडिया की नहीं है, वो एक्चुअली वो ग्लोबल परेशानी है। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। अब ये दुनिया बात समझ गई है तो ये हेल्प कर रहा है कि हाँ, क्लियर हो गया कि इंडिया के दुश्मन जो है ना वो एकदम आइसोलेट होते जा रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है जो इंडिया को डिटॉक्सिकेट कर रही है। दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंडिया की इकोनॉमी 1989 से 1994 का जो टाइम पीरियड है, 5 साल का, उसमें बहुत ज़्यादा सेम नॉमिनल जीडीपी जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं किया, 290 के आसपास ही स्टैग्नेट कर गया था। इसी टाइम पीरियड में एशियन क्राइसिस आया था, तेल के दाम बढ़ गए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, ये सब तो है उसमें। लेकिन सेम टाइम पीरियड में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 40-45 बिलियन डॉलर की थी, वो 60 हो गई थी। तो झटके से क्या हुआ, जब हमारा इकोनॉमी फंसा तो अचानक से, पहले बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग होती थी, जो वादी है ना, वैली है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस शुरू हो गए, कश्मीरी पंडितों को भगाया। इकोनॉमिक्स ही सब लड़ाई, इकोनॉमिक्स ही दिशा तय करती है। अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपका दुश्मन आपको पकड़ेगा नहीं, डील करेगा। तो उस समय क्या थोड़ा कमज़ोर पड़ा था इंडिया। तो जो दाऊद ने आप मुंबई में ब्लास्ट किया, 93 बम ब्लास्ट हुआ। उसके बाद आपका ये बॉलीवुड की मूवीज़ पहले वहाँ बनती थी, वो अब उनको फॉरेन में जाना पड़ता था, ज़्यादा खर्चा होता है ना, दूसरे देश में जाके फ़िल्म बनाओ, ओवर वैल्यूड कंट्रीज है तो ज़्यादा खर्चा होता है, तो उनका भी नुकसान हुआ। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप क्राइसिस में फंसे, अभी कोई क्राइसिस में फंस रहा है, जैसे कि आपका एक नेगेटिव स्वैप लाइन, पॉजिटिव स्वैप लाइन का कॉन्सेप्ट है। तो मान लीजिए कि अगर आप यूएस के साथ पॉजिटिव स्वैप लाइन में हो, तब तो आपको डॉलर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं हो, जैसे मान लीजिए अभी टर्की फंस रहा था, उसका फॉरेक्स रिजर्व्स ख़त्म हो रहा था, तो उसने क्या किया, उसने कतार से हेल्प मांगी। कतार की करेंसी स्टेबल थी, तो कतार से थोड़ा करेंसी को स्वैप कर लिया। अभी हाल के ही न्यूज़ में था, आप चेक कर सकते हैं। तो ये अब क्योंकि उसका यूएस के साथ डायरेक्ट स्वैप लाइन नहीं है, पॉजिटिव स्वैप लाइन नहीं है, तो उसने ऐसा किया। इंडिया से भी अभी श्रीलंका ने हेल्प मांगा, तो इंडिया ने भी 1.1 बिलियन डॉलर का शायद हेल्प किया है स्वैप लाइन में। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उस कंट्री की हेल्प कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप इंटरेस्ट रेट पे ना 2% पे आप उसको स्वैप करके दे दो, तो क्योंकि उसकी करेंसी उससे बचेगी। तो उस समय इंडिया का फंस गया, इंडिया को गोल्ड वोल्ड डालना पड़ गया था, कहीं से कुछ खास हेल्प नहीं मिला उसमें, इंडिया फंस गई थी। 67 टन्स गोल्ड उसको गिरवी रखना पड़ा था। तो उस समय सबने फ़ायदा उठा लिया, एकदम
कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगा दिया, सब कुछ किया। मतलब उसकी बैटिंग आई ना, तो उसने अच्छी बैटिंग की। तो उसके बाद देखिए, अब मैं तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करना चाहूँगा। तीसरी जो बीमारी होती है, अब आपका जो डिफेंस बजट है ना, जितना बड़ा है उतनी बड़ी बीमारी है आपकी। यूएस इतना परेशान हो गया अपने डिफेंस बजट के कारण कि जितने भी नाटो कंट्री मेंबर्स हैं सबको बोलने लगा कि सब एटलीस्ट सब 2% अपने जीडीपी का जो है ना डिफेंस पे लगाओ, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनका शेयर थोड़ा कम लग रहा था। कनाडा को भी बोला कि नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ कि हम, क्योंकि यूएस का जो है ना, यूएस का 4% जीडीपी लग जाता है डिफेंस के ऊपर, क्योंकि ये वेटरन वगैरह पे भी खर्च करता है। और 700+ बिलियन का तो उसका बजट है। और ये बजट कोई बड़ा बजट नहीं, ये तो 2008 में भी सेम बजट था, आज भी सेम बजट है, ठीक है ना। तो उसको बढ़ा भी नहीं पाया है और उसी में फंसा हुआ है, क्योंकि जीडीपी ग्रो भी करना चाहिए, तब आप बजट बढ़ा सकते हो। तो बेसिकली आपका इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है ना, जितना भी बढ़ रहा है, तो वो तो आप सैलरी तो बढ़ा रहे हो, तो बजट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट वाला। तो देखिए, डिफेंस का जो बजट है, अभी हाल में ही ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया। इस बार उसकी चर्चा नहीं की मीडिया ने, क्योंकि ये जो बीमारी चल पड़ी ना, तो मीडिया को मौका नहीं मिला। इंडिया जो है 0.14 हुआ करती थी 2 साल पहले, लास्ट ईयर 0.10 पे आ गया था, और अभी 0.0953 चल रहा है। और जो 3 टॉप की कंट्री है, तीनों को रैंक 1 मानते हैं, 1 2 3 करना सही नहीं है, क्योंकि तीनों ही 0.0606 है यूएस, 0.0690 चाइना है, और 0.0689 ऐसा सेम ही है। मतलब 0.06 मानो तो सब ऑल 3 आर रैंक 1। पर इस साल जो है, इस साल चाइना ने संकेत दे दिया है 6.5% से उसका डिफेंस बजट बढ़ाएगा वो। तो ये क्लियर कट सिग्नल है कि भाई, उसने जीडीपी का प्रोजेक्शन कुछ नहीं बताया, और उसने बोला है 6.5% बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? ऑब्वियस ही बात है, चाइना का जो जीडीपी है ना, उसका केवल 1.2% वो डिफेंस पे लगाता है, अगर पेंशन को हटा दो तो अमेरिका कितना लगाता है? अमेरिका अराउंड 3.5% लगाता है। मतलब चाइना अपनी जीडीपी का जो लगा रहा है, अमेरिका 3 टाइम्स दैट। इंडिया 1.55% ऑफ जीडीपी जो है वो डिफेंस पे लगाती है। पर पहले ऐसा सिचुएशन नहीं था। इंडिया का जो ये जो है ग्रोथ के कारण जो है डिफेंस बजट रेशियो में कम होता चला गया, और आज बहुत कम हो गया। और लास्ट ईयर हमने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का बात कर लिया। अब हम एक डिटॉक्सिकेट इसलिए भी हुई है क्योंकि अभी हाल में जो पिछला क्वार्टर था, जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर था, उसमें मैं G20+3 कंट्रीज़ को शामिल करता हूँ। तो G20 जो कंट्रीज़ है उसमें के इंडिया का ग्रोथ सबसे अच्छा है, ठीक है। इंडिया 3.1% से ग्रो किया, और 3 और कंट्री जो अच्छी कंट्रीज़ हैं जिनके बैलेंस शीट अच्छा है, उसको मैं इसमें घुसाता हूँ। तो बांग्लादेश, वियतनाम और फिलीपींस, तो इन तीनों के मुकाबले भी भारत ने बराबर का ग्रोथ शो किया। तो क्योंकि बांग्लादेश और फिलीपींस थोड़ा फंस गया है कोरोना वायरस के चक्कर में, इस बीमारी के चक्कर में, तो उसमें क्या है कि हाँ, वो निकलने की कोशिश कर रहा है, बट एक्चुअली अभी ज़्यादा फंस गया है। तो देखते हैं, क्योंकि मनीला जो है वो सबसे लंबा लॉकडाउन हुआ है, वो 74 डेज़ का लॉकडाउन हुआ है। तो देखते हैं। तो डिफेंस बजट तो आपने देख लिया। अभी जो ये जो जीडीपी का जो ग्रोथ है ना, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को ही देख लो। पाकिस्तान ने हम लोग को उस समय फंसाया। अभी पाकिस्तान अभी आया उसका जीडीपी ग्रोथ रेट, मैं नॉमिनल जीडीपी बता रहा हूँ पाकिस्तान की, रिसेंटली मार्च तक में $255 बिलियन है। और 2008 में ये जो नॉमिनल जीडीपी है 167 के आसपास थी। और ये साल कॉन्ट्रैक्शन का चांस है, क्योंकि इस साल इन्फ्लेशन भी नहीं रहेगा पाकिस्तान के पास। लास्ट ईयर पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ है वो -0.38% रियल ग्रोथ रहा है, बट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन दैट हैज़ ग्रोन, बट वो सीडो ग्रोथ है। दैट इज़ जस्ट, मोदी जी इज़ डूइंग परफेक्ट जॉब, क्योंकि वो इकोनॉमी को इन्फ्लेट किए बिना, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में भी जो डेट है ना, वो जीडीपी के रेशियो में देखो आप, तो वो तो सेम रहता था, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रखती थी। तो आप मेरा एक वीडियो देखो, डेट ऑफ इंडिया, उसमें आपको पता चलेगा इन्फ्लेशन डेट के सामने जीडीपी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो उसके कारण डेट मैनेज हो जाता है। बट वो अच्छा तरीका नहीं है। अगर आप
ऐसे ही मैनेज कर लें। मोदी जी ऐसे क्यों मैनेज कर लेते हैं? क्योंकि इन्होंने जो फिस्कल डेफिसिट का एक पार्ट है, 2 पार्ट होता है, एक इंटरेस्ट पेमेंट और दूसरा कि आप कोई नया कर्जा लेना चाह रहे हो तो वो भी उसी का पार्ट है। तो इन्होंने इसको प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। जो नया कर्जा ले रहे हो, केवल अपना पुराना कर्जा पे ब्याज दे रहे हो तो उसको आप कहोगे इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। और नया कर्जा कुछ उसमें ले रहे हो तो प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया मोदी जी ने, मतलब बहुत ही डिसिप्लिन में काम किया है। तो उससे क्या हुआ कि पिछले 2 साल से प्राइमरी डेफिसिट जीरो है। तो अब एक्चुअली अगर आप इंडिया का पूरा कर्जा ख़त्म कर दो कभी, बाय द वे, वो तो डिफ़िकल्ट चीज़ है, बट एनी हाउ, तो मान लो कि सोने का दाम बहुत बढ़ गया और थोड़ा सोना डाल के कर्जा ख़त्म कर लिया, ऐसा कोई सिस्टम मान लो, तो इंटरेस्ट पेमेंट ख़त्म हो जाएगा। बट अब इंडिया का प्राइमरी डेफिसिट भी नहीं है, तो इंडिया कर्जा भी नहीं ले रहा है। तो वैसा सिचुएशन में चला गया है, वो बताना चाह रहा हूँ मैं। तो दैट इज़ गुड थिंग कि इंटरेस्ट पेमेंट, पर इस साल तो प्राइमरी डेफिसिट रहेगा क्योंकि ये कोरोना वायरस आ गया। अब एक और, अब ये इंटरेस्ट पेमेंट में भी इंडिया को फ़ायदा हो रहा है ना, क्योंकि केवल अब बॉन्ड यील्ड भी कम हो गया है उसमें, ठीक है ना। अभी रिसेंटली इंडिया का जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, सबका जो एवरेज है ना 5% के आसपास आएगा, जो पिछले क्राइसिस के टाइम पे 7.5% था, 2008 वाले के टाइम पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि भारत सरकार को लोन सस्ता मिल रहा है, क्योंकि भारत सरकार की बॉन्ड का डिमांड बढ़ गया है, बॉन्ड पेपर्स का, क्योंकि रिस्की एसेट को लोग पकड़ना नहीं चाह रहे हैं, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक और मैं पॉइंट बोलूँगा जो हमको डिटॉक्सिकेट कर रहा है, ये जो प्रवासी मजदूर जो वापस आए ना यूपी बिहार में, तो ये चांस बना है कि यूपी बिहार में ही हम लोग सारी जो कंपनीज है ना उसको बैठा करके ये जो पॉपुलेशन है इसको वहीं रोक लें। ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि चाइना के केस में भी ऐसा हुआ था कि चाइना जब डेवलप कर रहा था तो बहुत सारे सिटी जो जहाँ भी लोग पहले से बसे तो खाली हो गए, और वो जो ग्रोइंग सिटीज़ है उसमें लोग चले जाते थे, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा वेस्ट हो जाता है। अगर इंडिया इन लोगों को इनके जगह पे रोक ले तो इनके पॉकेट में पैसा भी बचेगा, और क्या है कि डेवलपमेंट भी वहीं पे हो जाएगा। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी यूज़ हो जाएगा और पॉकेट में पैसा भी बचेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, और इक्वली पॉपुलेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट रहेगा जगह की कैपेसिटी के हिसाब से। सबके सब यूपी और ये अगर मुंबई और गुजरात साइड चले जाएं तो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस होता है। पूरा ओवरऑल इक्वल यूनिफॉर्मली ग्रो करना बेस्ट है। चाइना को देख के इंडिया ने ये सीखा है। चाइना इंडिया से एक्चुअली 7-8 साल मान सकते हो आगे है, तो उस केस में आप कह सकते हो कि हाँ, चाइना को देख के इंडिया ने ये चीज़ सीख लिया। पहले इंडिया का जो टारगेट है ना, इंडिया को बहुत ज़्यादा अमीर या किसी पे कब्जा नहीं करना है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि हाँ, पाकिस्तान ने हम लोग का फ़ायदा उठाया जब हम लोग ग्रो नहीं किए, तो अब हम लोग की बारी होगी, क्योंकि पाकिस्तान 2008 से फंसा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं, बहुत कुछ फ़ायदा नहीं उठाना है। हाँ, हम लोग को जो हम लोग का चीज़ है वो तो मिलना चाहिए, और साथ में हम लोगों को बहुत अमीर नहीं होना है। पर मान लीजिए कि 17% पॉपुलेशन है आपका, तो 17% तो नॉमिनल जीडीपी होनी चाहिए। जो आपकी इकोनॉमी है वो 70% क्लेम करना चाहिए। पर यहाँ पे एक ही तरीका है इसको अचीव करने का, वो है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है ना। अगर आपका ट्रेड डेफिसिट ट्रेड सरप्लस हो जाए, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी को वो लोग बहुत रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि उनके टाइम पे करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में था। बहुत अच्छा हैंड ओवर किया था उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को। बट अगर वो 5 साल और वैसा आदमी रह जाता तो 2009 में ही इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा हो जाता और इंडिया सेफ कंट्री हो जाती, क्योंकि ही वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड, इट इज़ सेड लाइक दैट। तो अगर इंडिया फिर से ये ट्रेड सरप्लस जो है ना, ट्रेड सरप्लस हो जाए, करंट अकाउंट सरप्लस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मर्केंडाइज डेफिसिट को ख़त्म कर लेना, उसमें सरप्लस ले लें, तो इट विल बी ए बिग अचीवमेंट। और आपका टारगेट होना चाहिए कि हम 17% पॉपुलेशन क्लेम करते हैं तो 17% इकोनॉमी को भी क्लेम करें। सो दिस इज़ द ओनली वे, अगर हम लोग आत्मनिर्भर हो जाए। क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मान लो कि अभी आप सरकार को ब्लेम करते हो, लेकिन मान लो अगर $1 7 हो जाए कल को, ठीक है, झटके से कुछ इंसिडेंस हो और $7 हो गया। अब आपकी इकोनॉमी 21 ट्रिलियन की हो गई एज ऑन डेट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई। पर क्या अभी भी आप क्या हो गया कि जो मान लो कि जूता जो विदेशी कंपनी आप ख़रीदते थे,
वो 700 का 70 रुपये का हो गया, ठीक है ना, वो भी 10 गुना आपके हाथ में आ गया, सस्ता हो गया। तो क्या आप किसको प्रीफर करोगे? अब यही प्रॉब्लम है। तो इसके लिए थोड़ा लोगों के अंदर नेशनलिज्म होना ज़रूरी है। आप अपनी कंपनी को थोड़ा सा कमज़ोर है तो प्रीफरेंस दो, थोड़ा सा कमज़ोर है तो प्रीफरेंस दोगे तो इट विल बी बेटर। बहुत ज़्यादा क्वालिटी का डिफरेंस है तो आप कर जा सकते हो, बट अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो इंडियन कंपनीज़ को प्रेफरेंस देना चाहिए। वो एक इस फीलिंग से बाहर आइए कि वो लोग अच्छा बनाता है, ठीक है। आपका भी छोटा सामान ऐसे मोबाइल हो गया या फिर लैपटॉप वगैरह हो गया, तो ये सब क्या है, लैपटॉप क्या है, काम आप क्या कर रहे हो, मैंने तो वो देखो। तो बेसिकली छोटी चीज़ों में अगर आप इंडियन खुद की कंपनी को इम्पोर्टेंस दोगे, अब यहाँ पे हमारी कंपनीज़ का भी है, उनको क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहिए। थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रोडक्ट, चाइना को टक्कर देने वाले प्रोडक्ट बनाए ना, तो हम लोग शायद प्रॉपरली डिटॉक्सिकेट हो जाएंगे। तो यही एक तरीका है, ये एक ब्रह्मास्त्र है। अगर इंडिया ट्रेड सरप्लस हो गया ना, तो इंडिया के टक्कर की कोई कंट्री नहीं है इस दुनिया में। इंडिया वैसे भी एक ज़माने में 100-150 साल पहले 33% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी था, और अभी भी ये जो सब कुछ चल रहा है, इन कमिंग 4 ईयर्स परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया चाइना कंबाइंड ही 50% वर्ल्ड इकोनॉमी हो जाएगा। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि अपने देश वालों के सामान को लें और हमारे देश वाले भी अच्छा सामान बनाएं। अगर ये कॉम्बिनेशन आ जाए, ये ऑनेस्टी और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो फिर हम लोग कम्प्लीटली डिटॉक्सिकेट हो जाएंगे। हालांकि अभी इट्स वेरी पॉजिटिव, अभी हमारे जो दुश्मन है वो कमज़ोर हैं, और दैट्स वाई वी आर गेटिंग डिटॉक्सिकेटेड। ये आनंद महिंद्रा ने भी कहा था, अभी दावोस में इंटरव्यू हो रहा था 2 महीने पहले, कि इंडियन इकोनॉमी इज़ गेटिंग डिटॉक्सिकेटेड। चलिए, थैंक यू।